अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जैसे कि बताया था आप लोगों को साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट के बीच में डिफरेंसेस। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि साइकोलॉजी बेसिकली है क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ही टॉपिक। साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ह्यूमन का क्या कैसा बिहेवियर होता है, वो अगर कोई बिहेवियर शो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मेंटल प्रोसेसिंग क्या चल रही है, ह्यूमन थॉट्स क्या हैं, ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, इमोशंस जो है वो किस तरह से जनरेट होते हैं, पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, और उन डिसऑर्डर्स के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये सब हमें बेसिकली साइकोलॉजी बताती है। अच्छा, साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी क्यों कहा गया है? साइंटिफिक स्टडी इस वजह से कहा गया है क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोचेस इसके अंदर बताई गई हैं वो सब साइंटिफिकली रिसर्च्ड हैं, उनके एविडेंसेस आपको मिल जाते हैं। सेकेंडली हम आ जाएंगे अब इस पे कि डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन सी है। मैंने यहाँ पर चार जो है वो लिखी हैं, बट साइकोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड फील्ड है। इसमें काफ़ी ब्रांचेस हैं। आप एज अ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल अप्लाइड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की। आप एज अ करियर काउंसलर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को खैर एक एक फील्ड के बारे में बताऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि इसका स्कोप क्या हो सकता है। अच्छा, एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी में आप स्टडी कर रहे होते हैं कैसे आपने जो है जो भी डिफरेंट लर्निंग मेथड्स होते हैं, आप उन मेथड्स को जो है फाइंड आउट करते हैं क्या कौन कौन से डिफरेंट लर्निंग मेथड्स हो सकते हैं और किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और इसमें आपको ये भी बताया आप इसमें ये भी चीज़ देख रहे होते हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो क्या उतनी इंफॉर्मेशन को जो है वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है हम बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, वो उसको चीज़ें ही समझ नहीं आ रही, वो इंफॉर्मेशन ही नहीं अपने पास सेव रख पा रहा है अपने ब्रेन में। तो ये सब चीजें देख रहे होता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ऐसा तो नहीं होता कि कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है और वो बच्चे जो है ये नहीं पढ़ सकते या तो बहुत मुश्किल है, तो बच्चों की एज और उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से जो है ना कोर्स डिजाइन किया जा रहा होता है। ये सारे काम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह डिजाइन करते हैं। अच्छा, एज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आप किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वर्क कर सकते हो। आप किसी जो वो स्कूल्स होते हैं जहाँ पर बच्चे जो है थोड़े डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं या स्पेशल चाइल्ड जिनको कहा जाता है, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वहाँ पर भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो हैं उनका आईक्यू लेवल भी डिफरेंट होता है। और क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का वर्क ही है ये कि उनको लर्निंग मेथड्स जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो उनको बेटर पता होता है कौन सा लर्निंग मेथड किस बच्चे पे अप्लाई किया जा सकता है, कौन सी अप्रोच अप्लाई की जा सकती है, किस सेटिंग में जो है बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। जो जिस सेटिंग में बच्चा पढ़ रहा है क्या वो उसके लिए सुइटेबल है, क्या वहाँ पर इतना जो है वो पीस है कि बच्चा पढ़ सके। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे स्कूल्स में जो है ना बच्चों को क्रिटिसाइज किया जाता है और जो है ना अब तो खैर ये चीज़ें कम हो गई हैं क्योंकि कैमरे सिस्टम आना शुरू हो गया है। तो लेकिन मतलब ये सब चीज़ें हुआ करती थी जब हम अपने बचपन में चले जाएं, तो हमें बड़ा क्रिटिसाइज किया भी जा रहा होता था, टीचर की तरफ से डांट भी पड़ रही होती थी, तो स्कूल जाने का दिल नहीं चाहता था, पढ़ने का दिल नहीं चाहता था। तो खैर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, वो एज अ करियर काउंसलर भी वर्क कर सकते हैं। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजी पे आ जाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें आप जो है एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ रहे होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस मेंटल इलनेसेस को पढ़ रहे होते हैं। उन मेंटल इलनेसेस का, डिसऑर्डर्स का जो है वो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उससे पहले आप असेसमेंट कर रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं आप उस पेशेंट को या उस क्लाइंट को जो आपके पास आया है। असेसमेंट के बाद आपने जब टेस्टिंग वगैरह सब अप्लाई कर लिया है, आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो गई है जो कि असेसमेंट में होती है, तो सारी इंफॉर्मेशन गैदर होने के बाद जो है आप उसका ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं, उस मेंटल इलनेस का डायग्नोज करते हैं कि उसको क्या इशू है,
क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर एबनॉर्मल बिहेवियर है तो एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों है, किस तरह हुआ, कहाँ से आया। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देख रहे होते हैं। ये सब क्लिनिकल साइकोलॉजी में हो रहा होता है। जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट प्लान्स बना रहे होते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो एक ऐसी फील्ड है, अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हैं तो आप बहुत सारे एरियाज को कवर कर लेते हैं। आप एज अ करियर काउंसलर भी काम कर सकते हैं, आप एनजीओ में भी काम कर सकते हैं, आप किसी क्लिनिक में भी काम कर सकते हैं, आप किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी काम कर सकते हैं, आप एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बेसिकली हायर कर लिया जाता है हर जगह पर। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो है जो भी इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उनको स्टडी किया जा रहा होता है कि कैसे ब्रेन जो है वो वर्क कर रहा है, चीज़ों को किस तरह से परसीव किया जा रहा है, उसकी थिंकिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसकी थिंकिंग कैसे वर्क कर रही है, मेमोरी कैसे वर्क कर रही है, अटेंशन वो कैसे पे कर रहा है, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो उसके अटेंशन में हेल्प कर रहा है, लैंग्वेज उसकी जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो कैसा है, लर्निंग उसकी कैसी है। ये वाली चीजें सारी जो है ना कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट देख रहे होते हैं। अगर उस इनमें से कोई भी चीज, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर ये, क्योंकि इन्होंने स्टडी किया हुआ होता है ब्रेन, तो वो उस प्रॉब्लम को जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है उनका स्कोप बस इतना ही है कि वो किसी न्यूरोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे हों, या फिर जो है ना किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में ही वो काम कर रहे हों। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी अच्छा हाँ, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो फोकस कर रही होती है आपके वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स पे। इसमें क्या हो रहा होता है कि वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ की फिजिकल और मेंटल वेलबींग कैसी है, कोई इशू तो नहीं आ रहा, एम्प्लॉय कोई इशू तो फेस नहीं कर रहा ऑफिस की तरफ से, कोई प्रेशर तो नहीं है उसके ऊपर, या अगर या जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी वर्कर्स है, मैनेजमेंट है, उनका एटीट्यूड कैसा है, वर्कर्स के साथ बिहेवियर कैसा है उनका, कंपनी को किस तरह से जो है ना वो आगे बढ़ा सकते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट की जाती हैं। तो ये सारे काम जो है वो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। और अभी पाकिस्तान में जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के नाम से जो है वो करवा भी रही हैं ये स्पेशलाइजेशन। अच्छा, मैंने जो पिछली फील्ड्स बताई हैं आपको, जैसे कि मैं बैक करके बता देती हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी में होती है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आई हो, तो वो मुझे जो है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जो है डीएम कर सकता है, या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आऊंगी, आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।